हेलो दोस्तों, लव विद एडवोकेट कविता चैनल पर आप सभी का प्यारा सा वेलकम। द लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट 2008 की एक क्लास हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन समझी थी, डेफिनेशन समझी थी और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझा था और कुछ सेक्शन भी हमने किए थे। आज हम सेक्शन 22 से स्टार्ट करने वाले हैं और यहाँ से जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट होता है पार्टनर और उनका रिलेशन। जो भी इस पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो भी पार्टनर होते हैं और उनका रिलेशनशिप, इससे रिलेटेड जो है सेक्शन को डील करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड समझिए, यहाँ पर सेक्शन 22 से स्टार्ट करता है। तो सेक्शन 22 हमें ये बताता है कि एलिजिबिलिटी टू बी ए पार्टनर, की कौन पर्सन जो है पार्टनर बन सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर दो बातें दे रखी हैं जो पर्सन पार्टनर बन सकते हैं। पहली बात दे रखा है कि जिस पर्सन ने यहाँ पर सब्सक्राइब किया हो अपना नेम, जिस पर्सन ने सब्सक्राइब किया गया हो अपना नेम, वो पार्टनर बन सकता है। दूसरा, अगर कोई भी अदर पर्सन में बिकम ए पार्टनर इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट, यानी और दूसरा किसी भी पर्सन ने एलएलपी एग्रीमेंट जो है साइन किया गया हो। ठीक है, दो पर्सन यहाँ पर पार्टनर बन सकते हैं सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग। कि एक तो जिस पर्सन ने अपना नाम सब्सक्राइब किया हो कि वो पार्टनर बनना चाहता है, और दूसरा जिसने एग्रीमेंट साइन किया गया हो वो भी क्या होता है, पार्टनर होता है। अब आइए सेक्शन 23 पे। 23 यहाँ पर बात करता है कि रिलेशनशिप कैसा होगा पार्टनर का। हमने ये तो देख लिया कौन कौन पार्टनर बनेगा, अब उनका रिलेशनशिप की बात कौन कर रहा है, सेक्शन 23 बात कर रहा है रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर। मैं कीवर्ड लिख रही हूँ, आप समझ जाइएगा किसकी बात हो रही है। तो रिलेशनशिप की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पहले भी पढ़ा था कि जो द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है ये म्यूचुअल एजेंसी बेस्ड होता है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि जो भी इसके अंदर पार्टनर है, जो भी पार्टनर होते हैं इस पार्टनरशिप के अंदर, दोनों के क्या होते हैं, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होती है। मतलब सेम ही राइट्स होते हैं और सेम ही उनकी ड्यूटीज होती हैं। पहली बात तो है ये इनके रिलेशनशिप से रिलेटेड। दूसरा यहाँ पर कहता है कि इनका रिलेशन और किस पर बेस्ड है, एलएलपी का जब एग्रीमेंट किया जाएगा, एलएलपी जब एग्रीमेंट होगा तो उसमें जो भी मेंशन होगा कि इनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा वैसा रहेगा इनका रिलेशनशिप। तीसरी बात यहाँ पर कह रहा है एलएलपी एग्रीमेंट या कोई भी चेंज, यानी जो एलएलपी एग्रीमेंट हुआ कि कौन पार्टनर होगा, उनके क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होंगे, अगर उसके अंदर कोई भी चेंज किया जाता है तो वो चेंज हम कहाँ फाइल करेंगे। अगर इस एग्रीमेंट के अंदर कोई भी चेंज किया जाता है तो इसको हम कहाँ फाइल करेंगे, रजिस्ट्रार के पास फाइल करेंगे कि हमने जो है इस एग्रीमेंट के अंदर ये चेंजमेंट की है। तीसरी बात यहाँ पर कह रहा है कि जो भी एग्रीमेंट होगा वो राइटिंग में होगा। जैसे ही एलएलपी बनेगा या वहां पर जिस भी पर्सन का नाम सब्सक्राइब हो जाएगा, जैसे ही हम रजिस्ट्रार के पास इस एग्रीमेंट को या फिर इसमें हुए किसी चेंज को रजिस्टर करने जाएंगे तो वहां पर ये भी दे रखा है कि जरूरत पड़ने पर सभी पार्टनर्स एलएलपी बनने के बाद उस डॉक्यूमेंट को, उस एग्रीमेंट को रेटिफाइड भी कर सकते हैं। मतलब ये दे रखा है कि जो रिलेशनशिप की बात है कि पार्टनर जो होंगे उनके म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होंगे, जो भी एग्रीमेंट बनते हुए जो वहां पर एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होगा वो सब जो है इनके रिलेशनशिप से बेस्ड है। अगर इस एग्रीमेंट में कोई भी चेंज होता है तो वो चेंज हम कहां फाइल करेंगे, रजिस्ट्रार के पास फाइल करेंगे। और इस एग्रीमेंट को रेटिफाइड, यानी इसके अंदर कोई भी अगर चेंज किया जा रहा है तो वो ऑल पार्टनर के द्वारा किया जा सकता है। सभी पार्टनर जो है मिलकर भी इसको रेटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा सेक्शन 23। अब आ गया सेक्शन 24 जो बात करता है सेसेशन की। सेसेशन का मतलब होता है सीज कर देना, किसी पार्टनर को सीज कर देना, मतलब वो पर्सन अब आगे इस पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं रहेगा, उसको हम बोलते हैं सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट मैंने कीवर्ड लिखा है, आप समझ जाइएगा। सेक्शन नंबर 24 अब ये कहता है कि किसी भी पर्सन को सीज किया जा सकता है कि वो अब इस जो है पार्टनरशिप का जो पार्टनर नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, जो भी एग्रीमेंट बनाया गया था, या तो एग्रीमेंट के बेस पे उसको सीज किया जा सकता है, या एग्रीमेंट नहीं भी बनाया था तो उस पर्सन को नोटिस दे दिया जाएगा 30 डेज पहले। ठीक है, कि वो क्या करे, राइटिंग में उसको नोटिस दे दिया जाएगा टू द अदर पार्टनर ऑफ हिज इंटेंशन टू रिजाइन एज पार्टनर। देखिए यहां दे रखा है जो आपके नोट्स हैं कि अ पर्सन में सीज टू बी ए पार्टनर ऑफ एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट, कि या तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसको सीज किया जाएगा। दूसरी बात यहां पर कह रहा है अगर मान लो आपने एग्रीमेंट बनाया ही नहीं विद द अदर पार्टनर की, उसको सेसेशन, मतलब एग्रीमेंट में ये मेंशन किया ही नहीं कि पार्टनर को सीज किया जा सकता है, तो बाय गिविंग ए नोटिस इन राइटिंग ऑफ नॉट लेस देन 30 डेज टू द अदर पार्टनर, तो क्या किया जाएगा, दूसरे जो भी पार्टनर है उसको 30 डेज का नोटिस किया जाएगा कि
वहां पर अपनी इंटेंशन शो की जाएगी कि वो क्या करता है, रिजाइन करना चाहता है एज ए पार्टनर। दो तरह से सीज होगा, या तो आप लोग यानी जो पार्टनरशिप टर्म है वो ही उसको सीज कर दे, या फिर उस पर्सन को 30 डेज का नोटिस दिया जाएगा कि वो क्या करे, रिजाइन कर दे एज ए पार्टनर। इस दो तरह से उसको सीज किया जाएगा। समझ में आ गई कि या तो क्या करेंगे, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसको सीज कर देंगे। ठीक है, कि अब वो जो है, अब वो पार्टनर नहीं रहा। ठीक है, अब वो पार्टनर नहीं रहा, सीज का मतलब। या फिर उसको 30 डेज का नोटिस दे दिया जाएगा कि वो खुद क्या करे, रिजाइन कर दे एज ए पार्टनर। वो खुद क्या करे, रिजाइन कर दे एज ए पार्टनर। और एक तो पहली कंडीशन तो होगी ये। दूसरी यहाँ पर दे रखा है कि अगर उसकी डेथ हो जाती है, किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो भी उसको क्या कर दिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा एज ए पार्टनर। या फिर अनसाउंड माइंड है, ठीक है, डेथ हो जाती है, अनसाउंड माइंड है, या फिर अनसाउंड माइंड से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन लगी हुई है कोर्ट में जो कि अभी पेंडिंग है, जिसपे अभी कोई भी डिसीजन नहीं आया, वहां पर हम क्या करेंगे, एक पार्टनर को सीज कर देंगे। अब यहां पर दे रखा है कि पर्सन हैज सीज टू बी ए पार्टनर, द फॉर्मर पार्टनर इज टू रिगार्डेड एज स्टिल बीइंग ए पार्टनर ऑफ एलएलपी जब तक अनलेस द पर्सन हैज नोटिस द फॉर्मर। कह रहा है कि मान लो जो ये पार्टनरशिप है, ठीक है, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ये मेंशन है कि जो पार्टनरशिप फॉर्म होगी, पार्टनरशिप क्रिएट होगी, ठीक है, उसमें आपने किसी पार्टनर को क्या कर दिया, सीज कर दिया। आपने या तो उसको क्या किया, खुद से सीज कर दिया, या उसकी डेथ होगी, अनसाउंड माइंड हो गया तो वो सीज हो गया, या फिर आपने उसको 30 डेज का नोटिस दे दिया कि भाई आप खुद जो क्या कीजिए, ऐसे पार्टनर रिजाइन कर दीजिए इस फर्म से। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि जिस पार्टनर को कहा जाएगा सिर्फ वही सीज माना जाएगा। फॉर्मर जो पार्टनर होंगे, फॉर्मर का मतलब है उससे पहले वाले जो पार्टनर होंगे, उनको तब तक सीज नहीं माना जाएगा जब तक भी उनको नोटिस ना दिया जाए, या फिर उनके सेसेशन के लिए रजिस्ट्रार के पास कोई एप्लीकेशन ना फाइल की जाए। ठीक है, समझ में आ गई। तो इस तरीके से क्या होगा, सीज होगा। लेकिन यहाँ पर एक फोर्थ पॉइंट दे रखा है सेक्शन 24 का, सब क्लॉज 4 में दे रखा है कि भले ही पार्टनर को सीज कर दिया गया है, लेकिन एग्रीमेंट बनने के दौरान जो भी उसके ऊपर ऑब्लिगेशन लगाई गई थी वो उसकी खत्म नहीं हो जाती। समझ में आ गई। सेक्शन 4 में कह रहा है कि उसकी ऑब्लिगेशन जो है, उसकी ड्यूटीज जो है वो सेम एज रहेंगी, भले ही उसको एज ए पार्टनर क्या कर दिया गया है, सीज कर दिया गया है। और पांचवें पॉइंट में ये दे रखा है कि जितने कंट्रीब्यूशन की बात हुई थी, यानी जब एलएलपी एग्रीमेंट बना था तो एक कंट्रीब्यूशन का भी क्लॉज डाला जाता है कि जब भी यहाँ पर फॉर्म के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी आएगी तो एज ए पार्टनर आप कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, उसका कंट्रीब्यूशन भी सेम रहेगा, उसकी ऑब्लिगेशन भी सेम रहेंगी। फिफ्थ पॉइंट में कहता है उसका कंट्रीब्यूशन का अमाउंट जो है अभी कितना कंट्रीब्यूट करेगा, कंट्रीब्यूट भी क्या करेगा, सेम रहेगा, सेक्शन 24 के सब क्लॉज 5 के अंदर। और यहाँ पर कह रहा है कि एक फॉर्मर पार्टनर या पर्सन एंटाइटल टू हिज शेयर इन कंसीक्वेंस ऑफ डेथ या इंसॉल्वेंसी शैल नॉट हैव एनी राइट। कह रहे कि अब क्या होगा, हमने एक पार्टनर को क्या कर दिया, सीज कर दिया एज ए पार्टनर। ठीक है, किन किन कंडीशन पे किया वो आपको यहाँ पे मेंशन की गई है कि इन इन कंडीशन पे हम क्या कर देंगे, उसको सीज कर देंगे। अब सीज करने के बाद उसके जो भी राइट जिस भी पार्टनर को मिलेंगे, ठीक है, जब तक उसका फाइलिंग रजिस्ट्रार के पास ना हो वो किसी भी मैनेजमेंट वाले काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। समझ में आ गई इतनी बात। ये था सेक्शन 24। अब आ जाइए यहाँ पर सेक्शन 25 पे। सेक्शन 25 कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज इन पार्टनर। अगर आप पार्टनर के अंदर कोई भी चेंज करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टनर के अंदर चेंज आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रजिस्टर कराना पड़ेगा। कहाँ रजिस्टर कराएंगे, 15 डेज के अंदर अंदर। यहाँ पर दे रखा है कि एलएलपी कोई भी अगर चेंज करती है नेम में या एड्रेस में विद इन 15 डेज ऑफ सच चेंज, यहाँ पर लिमिटेशन पीरियड दे रखा है विद इन 15 डेज ऑफ चेंज। यहाँ पर एलएलपी की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन्फॉर्म करेगी। ठीक है, ये जिम्मेदारी बनती है उसकी। हर पार्टनर क्या है, इन्फॉर्म करेगा एलएलपी को अगर उसके नेम। देखो पहला जो क्लोज है 25 का, सब क्लोज 1 में पार्टनर की जिम्मेदारी आ रही है कि अगर उसका नेम या एड्रेस चेंज हो रहा है तो 15 दिन के अंदर अंदर वो क्या करेगा, फर्म को इन्फॉर्म करेगा। ये तो है पार्टनर की जिम्मेदारी, सब क्लोज 1 के अंदर पार्टनर की जिम्मेदारी। लेकिन सब क्लोज 2 क्या कह रहा है, सब क्लोज 2 ये कह रहा है अब फर्म की जिम्मेदारी बन जाती है कि 30 दिन के अंदर अंदर वो किसको नोटिफाई करेगी, रजिस्ट्रार को, कि इस तरह से इस पार्टनर का नेम या एड्रेस जो है
चेंज हुआ है। समझ में आ गई इतनी बात। पहले क्लॉज में पार्टनर की जिम्मेदारी वो अपने नाम या एड्रेस चेंज के रिगार्डिंग जो है फर्म को इन्फॉर्म करेगा। दूसरे सब क्लॉज में फर्म की जिम्मेदारी वो 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बताएगा। और यहाँ पर जो इन्फॉर्म करेगा रजिस्ट्रार को, आपको पता है इसके लिए हमें फॉर्म फिल करना होता है, प्लस हमें प्रिस्क्राइब्ड फीस भी लगानी होती है, ठीक है। और जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा, डीपी मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर जो भी होगा, उसके साइन भी लगेंगे इस फॉर्म में, जिस फॉर्म के जरिए आप रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर रहे हो, ठीक है। समझ में आ गई। और अगर एलएलपी कॉन्ट्रावेन करता है, एलएलपी कॉन्ट्रावेन का मतलब है यहाँ पर कि फ्रेंड्स आपको एक जिम्मेदारी दी गई है कि आपकी फर्म में कोई भी चेंज होता है, पार्टनर की चेंजिंग होती है, उसका नेम या एड्रेस चेंज होता है, आपकी ड्यूटी बनती है आपको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है। उसके बावजूद भी आप नहीं कर रहे, आप ड्यूटी बाउंड है लेकिन आप ड्यूटी का कॉन्ट्रावेन कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आप पर पेनल्टी लगाई जाएगी सेक्शन 25 के सब क्लॉज 4 के अंदर। और वो जो पेनल्टी होगी यहाँ पर 10,000 रुपए की पेनल्टी होगी। अगर फर्म क्या करती है, कॉन्ट्रावेन करती है, अगर एलएलपी कॉन्ट्रावेन करती है 10,000 रुपए, पार्टनर अगर कॉन्ट्रावेन करता है तो यहाँ पर उसके लिए भी 10,000 रुपीज की पेनल्टी है। और कोई भी पर्सन जिसको सीज कर दिया गया है कि वो पार्टनर नहीं रहेगा, तो फर्म की जिम्मेदारी बनती है रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना, लेकिन फर्म ने नहीं किया तो वो पर्सन अगर खुद जाकर फाइल करता है, अपने सेसेशन के बारे में रजिस्ट्रार को इंटीमेट करता है, इन्फॉर्म करता है, तो यहाँ पर क्या करेगा रजिस्ट्रार, क्या करेगा पहले फर्म से कंफर्म करेगा कि ये वाली बात ट्रू है या नहीं। अगर रजिस्ट्रार को लगता है ये वाली बात ट्रू है तो क्या करेगा, उसको जो है रजिस्टर कर देगा। अगर कंफर्म नहीं होता रजिस्ट्रार को तो भी 15 डेज के अंदर अंदर यहाँ पर रजिस्ट्रार ये मानेगा कि ये एक सीजिंग पार्टनर है। समझ में आ गई इतनी बात। सेक्शन 25 के सब क्लॉज बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब आइए सेक्शन 6 पे 26 टॉकिंग अबाउट कि पार्टनर एज एजेंट, जो पार्टनर होगा इसके अंदर दे रखा है कि एलएलपी के अंदर जो भी पार्टनर होगा वो क्या होगा, पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ एलएलपी द एजेंट ऑफ एलएलपी होगा। तो यहां पर कह रहा है जो भी पार्टनर है एज एन एजेंट होगा, तो यस जो भी पार्टनर है वो एज एजेंट होगा फॉर द पर्पस ऑफ एलएलपी, पर्पस ऑफ एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के तहत वो क्या होगा, पार्टनर माना जाएगा। 26 में 27 इज टॉकिंग अबाउट एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी, कि एलएलपी की लाइबिलिटी को कहां तक एक्सटेंड किया जा सकता है, कहां तक उसकी लाइबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, लाइबिलिटी एक्सटेंड। तो सेक्शन 27 हमें बताता है कि एलएलपी जो है वो नॉट बाउंड एनीथिंग डन बाय पार्टनर। कहता है कि अगर उसका पार्टनर, एलएलपी का जो भी पार्टनर है वो कुछ भी काम कर रहा है, ऐसा कोई भी काम कर रहा है जिस काम के लिए उसको अथॉरिटी नहीं है, या फिर उसको पता है कि उसके पास अथॉरिटी नहीं है लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो एलएलपी का पार्टनर है या नहीं, ठीक है, ऐसे केस में एलएलपी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। कहां तक बढ़ाई जा सकती है, अगर पार्टनर कोई भी अनऑथराइज्ड एक्ट करता है जिस काम की उसको अथॉरिटी नहीं दे रखी, पार्टनर के किसी भी अनऑथराइज्ड एक्ट के लिए एलएलपी की कोई लायबिलिटी नहीं बनती। एलएलपी कब लायबल होगी, जब उसका पार्टनर ऑफ एलएलपी इज लायबल टू एनी पर्सन एज ए रिजल्ट ऑफ रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन। यानी कह रहा है कि एलएलपी की इंडिविजुअल कोई लायबिलिटी नहीं बनती अगर अनऑथराइज्ड पार्टनर कोई भी काम कर रहा है तो, लेकिन अगर जो उसका पार्टनर है बिजनेस आवर्स के दौरान अगर वो काम कर रहा है, कोई भी एक्ट या ओमिशन कर रहा है, एक्ट मींस ऐसा एक्ट जो नहीं करना चाहिए लेकिन वो कर रहा है, और ओमिशन मींस ऐसा एक्ट जिसके लिए आप ड्यूटी बाउंड हो लेकिन फिर भी आप उसको करने से ओमिट कर रहे हो तो वो ओमिशन होता है। ऐसे किसी काम के लिए एलएलपी को लायबल माना जाता है। और कोई भी ऑब्लिगेशन है एलएलपी की, चाहे किसी कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हुई है या नहीं, उस ऑब्लिगेशन के लिए एलएलपी सोलली यानी अकेला लायबल होगा। साथ ही साथ यहाँ पर इसकी जो लायबिलिटी है वो शैल बी मेट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एलएलपी, यानी एलएलपी की जो लायबिलिटी बनती है उसको फुलफिल करने के लिए हम उसकी एलएलपी की जो प्रॉपर्टी है उससे भी वो लायबिलिटी जो है पूरी कर सकते हैं। ये था लायबिलिटी ऑफ एलएलपी सेक्शन 27 में। और सेक्शन 28 में कह रहा है पार्टनर की लायबिलिटी को हम कहां तक एक्सटेंड कर सकते हैं, पार्टनर की लायबिलिटी का एक्सटेंशन कहां तक कर सकते हैं। तो यहां पर भी दे रखा है कि कोई भी पार्टनर है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो किसी भी ऐसी ऑब्लिगेशन के लिए लायबल नहीं होगा जो है एलएलपी की फॉल्ट है या एलएलपी का रॉन्गफुल कोई भी एक्ट है। लेकिन यहां पर कह रहा है
की जो प्रोविजन है सेक्शन 27 का सब क्लोज 3, जिसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि एलएलपी जो है अगर कॉन्ट्रैक्ट की अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ पर सर्कमस्टेंसेज अराइज हो रही हैं उसमें एलएलपी सोलरली लायबल होगा। उस काम के लिए जो है पार्टनर लायबल नहीं होगा, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी वे में नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर दे रखा है कि अगर मान लो यहाँ पर जो एलएलपी इंडिविजुअल जो है लायबल हो भी रहा है तो उससे पार्टनर पे जो है पर्सनली कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर एलएलपी का कोई भी रॉन्गफुल एक्ट है। सिंपल सी बात है, देखो 27 में ये कह रखा है कि अगर अनऑथराइज्ड वर्क डन बाय पार्टनर तो एलएलपी लायबल नहीं है, और कोई एक्ट और रॉन्गफुल ओमिशन किसी कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हुआ है वहां पर एलएलपी की लायबिलिटी बनेगी, वहां पर पर्सनल उसको पार्टनर को जो है पर्सनली लायबल नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर होल्डिंग आउट सेक्शन 29 टॉकिंग अबाउट होल्डिंग आउट। क्या होता है होल्डिंग आउट, इस बारे में समझेंगे आप। तो फ्रेंड्स देखो, होल्डिंग आउट का मतलब यहाँ पर दे रखा है कि कोई भी पर्सन, यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखे हैं, कोई भी पर्सन वर्ड से, स्पोकन से, रिटन या अपने आप को रिप्रेजेंट करके जानबूझकर कि वो लायबल है टू एनी पर्सन हु हैज ऑन फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन गिवन क्रेडिट टू द एलएलपी whether the person representing himself to be a partner does or does not that the representative has reached the person so giving credit. तो where any credit received by LLP as a result of such represent LLP shall without prejudice the, यहाँ पर देखिए होल्डिंग आउट का मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा दैट इज सेक्शन 29 विच इज टॉकिंग अबाउट होल्डिंग आउट। यहाँ पर दे रखा है होल्डिंग आउट। तो फ्रेंड्स होल्डिंग आउट का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन, आपका फॉल्ट नहीं है फिर भी आप वहां पर डटे खड़े हैं, कोई भी काम जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, कोई एग्रीमेंट आपने नहीं किया, फिर भी आपकी लायबिलिटी अराइज होगी और आप उसको फुलफिल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है, मान लो कोई भी पर्सन कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसमें वो अपने आप को कोई और पर्सन रिप्रेजेंट करता है, मतलब वो अपनी जो है पर्सनल आइडेंटिटी को छुपाकर किसी और की आइडेंटिटी को लेकर अपने आप को रिप्रेजेंट करता है किसी पर्सन के सामने, और रिप्रेजेंट करके वो क्या करता है एलएलपी के नाम से क्या कर लेता है, वहां पर एग्रीमेंट कर लेता है जिसमें जो भी क्रेडिट होगा यहाँ पर, और क्रेडिट किसको दे देता है एलएलपी को, द पर्सन रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ or representative to be a partner does or does not that the representation has reached the person so giving credit। कहता है कि वो पर्सन अपने आप को पार्टनर रिप्रेजेंट करता है या ऐसी रिप्रेजेंटेशन देता है जिसमें शायद उसको पता है या पता नहीं भी हो सकता कि इसका क्रेडिट किसको देना पड़ेगा, एलएलपी को देना पड़ेगा। तो ऐसे केस में कोई भी क्रेडिट अगर एलएलपी के नाम से रिसीव किया गया है तो एलएलपी वहां पर अपनी लायबिलिटी को मानता है, और वो जो उसने बेनिफिट यहाँ पर रिसीव किया है यानी जो क्रेडिट उसने रिसीव किया है वो उसके लिए लायबल होगा, वो उसको रिटर्न बैक करेगा। सेक्शन 29 में होल्डिंग आउट, किसी और पर्सन के फॉल्ट रॉन्गफुल रिप्रेजेंटेशन की वजह से एलएलपी की लायबिलिटी अराइज हुई और एलएलपी क्या करता है उस लायबिलिटी को, उस जो रिसीव्ड की गई क्रेडिट को रिटर्न बैक करता है। यहां पर दे रखा है कि मान लो पार्टनर की डेथ हो गई और बिजनेस कंटिन्यू है इन द सेम एलएलपी नेम से, कंटिन्यू वहां पर डिसीज पार्टनर का नेम हो रहा है, तो लेकिन उस केस में हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लायबल नहीं ठहरा सकते। यानी अगर एलएलपी के नाम से किसी ने कोई रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन करके मिस रिप्रेजेंटेशन करके उसकी एलएलपी की लायबिलिटी को एक्सटेंड किया है, एलएलपी तो वो लायबिलिटी पे करेगा। लेकिन अगर मान लो किसी पार्टनर की डेथ हो गई है और डेथ के बाद भी उसका नाम उस फर्म में कंटिन्यू यूज हो रहा है और जब लायबिलिटी की बारी आएगी तो आप उसके जो है रिप्रेजेंटेटिव को लायबल नहीं ठहरा सकते, उससे आप जो है कलेक्ट नहीं कर सकते। सेक्शन 30 टॉकिंग अबाउट अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर किसी ने भी फ्रॉड किया, यहाँ पर पार्टनर ने या किसी भी मान लो फर्म ने किया, तो यहाँ पर जो भी होगी वो क्या होगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। सेक्शन 30 टॉकिंग अबाउट अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर किसी ने भी एलएलपी ने फ्रॉड किया या उसके पार्टनर ने फ्रॉड किया, किसी भी क्रेडिटर को धोखा देने की कोशिश की, तो यहाँ पर एलएलपी और पार्टनर दोनों लायबल होंगे। अब इनकी लायबिलिटी कितनी होगी, यहाँ पर तो मेंशन है कि अनलिमिटेड होगी, तो यहाँ पर फर्म और पार्टनर दोनों लायबल होंगे, लेकिन वो यहाँ पर दे रखा है कि इनकी लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स है कि अनलिमिटेड तो होगी लेकिन एक्सेसिव नहीं होगी, मतलब एक हद तक उनको कितनी भी लायबिलिटी दी जा सकती है, कितना भी उन पे फाइन लगाया जा सकता है, लेकिन नॉट एक्सेसिव।
किसी हद से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन मिनिमम जो भी फाइन यहाँ पर तय किया गया होगा, मिनिमम फाइन तो उनको देना ही पड़ेगा, मिनिमम फाइन देना ही पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम में एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, अनलिमिटेड आप लगा सकते हो। जहां भी कोई भी बिजनेस कैरी हो रहा है विद इंटेंशन टू सच पर्पस, यानी फ्रॉड की पर्पस से, वहां पर आपको 5 साल की सजा भी हो सकती है। इसी सेक्शन में, सेक्शन 30 में फ्रॉड के केस में अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, पार्टनर की भी, फर्म की भी। साथ ही साथ यहाँ पर इसका दूसरा सब क्लोज कह रहा है कि इसमें आपको जो है बिजनेस के दौरान अगर आप फ्रॉड करते हो तो आपको 5 साल तक की यहाँ पर जेल हो सकती है, 5 इयर्स तक की जेल हो सकती है। और फाइन भी जो है 50,000 से कम तो बिल्कुल नहीं होगा, 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मिनिमम और मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया, एक्सेसिव नहीं होगा, यानी 5 लाख से ज्यादा नहीं होगा। समझ में आ गया। यहाँ पर अगर यहाँ पर LLP shall not be liable if पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर ने फ्रॉडुलेंट किया हो विदाउट। देखो यहाँ पर कह रहा है कि अगर कोई भी फ्रॉड होता है तो दोनों लाइबल होंगे, LLP भी पार्टनर भी लाइबल होगा। ठीक है, क्या लाइबिलिटी है वो भी हमने आपको बता दिया। अगर बिजनेस आर के दौरान अगर कोई भी फ्रॉड होता है तो LLP भी लाइबल होगी, 5 साल की जेल भी हो सकती है, 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लो फ्रॉड जो है पार्टनर ने या डेजिग्नेटेड पार्टनर ने किया है जो LLP की नॉलेज में है ही नहीं, तो वहां पर LLP को एग्जाम्प्ट किया जाएगा, उसको सजा नहीं दी जाएगी। अब आ जाइए यहाँ पर सेक्शन 31। सेक्शन 31 टॉकिंग अबाउट विसल ब्लोइंग। क्या होता है विसल ब्लोइंग? का मतलब होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर समझिए, इसका मतलब होता है कि कोर्ट या ट्रिब्यूनल रिड्यूस भी कर सकता है, वेव भी कर सकता है पेनल्टी जो उसने किसी पार्टनर पे या एम्प्लॉय पे। विसल ब्लोइंग का मतलब होता है एक बार पनिशमेंट दे दी, उसके बीच में फिर एक अनाउंसमेंट करनी, कुछ मॉडिफिकेशन किए, यानी कोर्ट या ट्रिब्यूनल जिसने पार्टनर को, डेजिग्नेटेड पार्टनर को जो सजा सुना दी गई है उसको रिड्यूस भी किया जा सकता है, यानी कम किया जा सकता है। वेव का मतलब होता है हटाया भी जा सकता है। किन केसेस में हटाया जा सकता है? अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई होते हैं कि जो पार्टनर थे या एम्प्लॉय थे उन्होंने यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, उन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया था। दूसरी बात, या फिर पार्टनर या एम्प्लॉय LLP बीइंग कन्विक्टेड अंडर दिस एक्ट, या यहाँ पर दे रखा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन बाय एनी पार्टनर या एम्प्लॉय लीड टू LLP और एनी पार्टनर और एम्प्लॉय, जो यहाँ पर कह रहा है कि जो भी पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर ने या तो कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन दी थी जो फ्रॉड से रिलेटेड नहीं थी, या फिर उन्होंने ऐसी इंफॉर्मेशन दी थी जो किसी दूसरे पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर के कन्विक्शन से रिलेटेड थी, तो ऐसे केसेस में कोर्ट या ट्रिब्यूनल की तरफ से ब्लोइंग, विसल ब्लोइंग, यानी यहाँ पर अनाउंस किया जा सकता है कि उन पर लगाए गए सभी चार्ज को हटा दिया जाए या फिर उनकी सजा को रिड्यूस कर दिया जाए। समझ में आ गई इतनी बात? ये था हमारा पार्टनर से रिलेटेड सेक्शन। पार्टनर से रिलेटेड जो सेक्शन थे वो हमने पढ़ लिए। इसके बाद जो है हमारे पास आ रहा है सेक्शन 31 के बाद 32 आ रहा है। 32 टॉकिंग अबाउट कि फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन का होगा, किस फॉर्म में, यानी जब भी LLP का एग्रीमेंट बनता है तो पार्टनर आपस में क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी है तो कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड भी लिमिटेड अमाउंट होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो कंट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पर कह रहा है फॉर्म कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन किस फॉर्म में होगा, क्या कैश दिया जाएगा या कोई एसेट्स दी जाएगी, तो यहाँ पर दे रखा है कंट्रीब्यूशन जो है वो टेंजिबल या मूवेबल, इमूवेबल या इनटेंजिबल एसेट्स के रूप में भी हो सकता है, मनी या प्रोमिसरी नोट भी आप दे सकते हैं। लेकिन अगर मॉनेटरी वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन होगी तो ईच पार्टनर की शैल बी अकाउंटेड होगी। अकाउंटेड का मतलब है जमा होगी, कहां पर, अकाउंट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। समझ में आ गई? यहाँ पर 32 में कह रहा है फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन किसी भी तरीके से हो सकता है, मूवेबल हो सकता है, इमूवेबल हो सकता है, टेंजिबल हो सकता है। अगर कैश होगा तो वो लिमिटेड LLP के कैश अकाउंट में ही सबमिट होगा, जमा होगा, यानी। समझ में आ गई? 32। 33 यहाँ पर कह रहा है ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट। यहाँ पर ऑब्लिगेशन क्या है, कंट्रीब्यूशन करने की क्या क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट। तो यहाँ पर कह रहा है अगर हम बात करें तो जो भी एग्रीमेंट में लिखा है उतना जो है क्रेडिट उसको देना ही पड़ेगा, उतना कंट्रीब्यूशन उसको जो है पार्टनर को देना ही पड़ेगा। ए क्रेडिटर ऑफ ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप विच एक्सटेंड क्रेडिट या अदरवाइज एक्ट में इन्फोर्स टू द ओरिजिनल ऑब्लिगेशन अगेंस्ट, कह रहा है कि यहाँ पर एग्रीमेंट के अंदर जो भी मेंशन है पहले तो उतना ही कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, लेकिन अगर LLP चाहे तो उसको एक्सटेंड कर सकती है, एक टाइम पीरियड के बाद उसको एक्सटेंड भी कर सकती है और फिर उसको ओरिजिनल जो कंट्रीब्यूशन होगा उसको लागू
लागू भी करना पड़ेगा। समझ में आ गई? यहाँ पर ऑब्लिगेशन का मतलब है पहले तो जो एग्रीमेंट में मेंशन है वो ही देना पड़ेगा, लेकिन एलएलपी चाहे तो बढ़ा सकती है, एक टाइम पीरियड के बाद उसको फिर लागू भी कर सकती है। ठीक है, ये था हमारा सेक्शन 33। अब अगर हम बात करें सेक्शन 34 की, तो यहाँ पर देखो फ्रेंड, ये सेक्शन ना सेम एज कंपनी लॉ की तरह है, इसलिए मैं आपको जस्ट हेडिंग लिख के यहाँ पर बता रही हूँ। सेक्शन 34 पे, सेक्शन 34 है ना फ्रेंड, ये बात करता है बुक ऑफ अकाउंट की, सेम एज कंपनी लॉ की तरह है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका ओवरव्यू देती हूँ। बुक ऑफ अकाउंट का मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है फ्रेंड्स, देखिए सेक्शन 34 हमें कहता है कि जो भी एलएलपी की, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की जो भी बुक ऑफ अकाउंट होगी, उसको प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट को मेंटेन किया जाएगा, जो भी रिलेटिंग टू इट्स अफेयर एक्यूरल बेसिस, यानी और सच पीरियड में प्रिस्क्राइब, यानी जो टाइम पीरियड आपको दे रखा है यहाँ पर कह रहा है बुक ऑफ अकाउंट को मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, जिस टाइम पीरियड जो है उस पीरियड के दौरान एक्यूरल बेसिस पर, एक्यूरल बेसिस का मतलब होता है क्या आया क्या गया, अर्न क्या हुआ, एक्सपेंसेस क्या हुए, और यहाँ पर दे रखा है दूसरा कि इसमें पार्टनरशिप में चल क्या रहा है, पार्टनरशिप के अफेयर से रिलेटेड, अफेयर्स का मतलब होता है इसमें चल क्या रहा है, उससे रिलेटेड जो है बुक ऑफ अकाउंट जो है मेंटेन की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सोल्वेंसी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सोल्वेंसी, इसका मतलब है कि इसका पार्टनरशिप का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है वो भी मेंशन करना पड़ेगा। 6 महीने के अंदर अंदर, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले 6 महीने के अंदर अंदर आपको इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी उसको साइन कौन करेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर, डीपी मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होगा आप उसको हर साल कहाँ फाइल करेंगे, फिर इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल करेंगे रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, जो भी फॉर्म एंड फीस आपको प्रिस्क्राइब की गई होगी उसके अकॉर्डिंग। और ऑडिट कैसे होगा, यहाँ पर कह रहा है इस अकाउंट को ऑडिट किया जाएगा जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाया। ऑडिट कैसे होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स जो भी प्रिस्क्राइब है उस अकॉर्डिंग बुक ऑफ अकाउंट को यहाँ पर ऑडिट किया जाएगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की दी गई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो पेनल्टी लगेगी। यहाँ पर पेनल्टी की बात करें तो एलएलपी के ऊपर 100 रुपए पर डे और मैक्सिमम 1 लाख तक की, यानी एलएलपी के ऊपर 100 रुपीज पर डे के हिसाब से या फिर 1 लाख रुपीज तक की पेनल्टी लगेगी। और अगर कोई भी पार्टनर है वो कॉन्ट्रावेंट करता है तो 100 रुपीज पर डे के हिसाब से, और यहाँ पर 50,000 रुपीज क्या हो जाएगा, उस पर पेनल्टी लगेगी। सेक्शन 34। अब आ जाइए यहाँ पर सेक्शन 34A दे रखा है। सेक्शन 34A फ्रेंड्स देखिए, आगे वाले सेक्शन जो है उसको वन लाइनर फॉर्म में समझेंगे। 34, 35, 36, 7, 8, 39, 40, 41 यहां तक समझिए। पहले देखिए यहां दे रखा है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, इसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। हमने पढ़ा था कंपनी लॉ के अंदर भी जो भी अकाउंट मेंटेन होगा या ऑडिट की जाएगी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सॉरी सेक्शन 133 के अंदर मेंशन किया गया था क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उनको हम फॉलो करेंगे। बनाएगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। साथ ही साथ जो भी आईसीआई है उससे कंसल्ट भी करती है या फिर नेफ्रा से भी कंसल्ट करती है। जो वहां पर प्रिस्क्राइब है वो होगा। मैं आपको बता रही हूँ कि जो मेन अथॉरिटीज होती है उनसे कंसल्ट करके वो गाइडलाइंस रेडी की जाती है। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट के अंदर सेक्शन 34 में जो यहाँ पर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है वो कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस नेफ्रा से, यहाँ पर नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी से कंसल्ट करके ये यहाँ पर ऑडिटिंग गाइडलाइंस बनाती हैं, उनको फॉलो किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34A। 35 में यहाँ पर दे रखा है एनुअल रिटर्न यहाँ पर दे रखा है कि हर एलएलपी फाइल करेगी एनुअल रिटर्न ड्यूली ऑथेंटिकेटेड रजिस्ट्रार के पास 60 दिन के अंदर। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर आने वाला होगा, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के क्लोजिंग से, फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग से 60 डेज पहले एनुअल रिटर्न कहाँ फाइल की जाएगी, रजिस्ट्रार के पास। समझ में आ गई, सेक्शन 35 के अंदर दे रखा है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो वही एलएलपी के लिए 1 लाख तक की पेनल्टी और पार्टनर के लिए 50,000 की पेनल्टी और 100 रुपीज पर डे हो गया। अब यहाँ पर दे रखा है 36 में दे रखा है इंस्पेक्शन की बात की गई है। यहाँ पर दे रखा है इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, जो भी, इसका मतलब सिर्फ इतना है जो भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास है कोई भी पर्सन उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, जिसको भी जरूरत है वो फाइल कर सकता है इंस्पेक्शन के लिए, प्लस प्रिस्क्राइब्ड फीस वहां पर उसको पे करनी पड़ेगी। साथ ही साथ 37 में मेंशन दे रखा है पेनल्टी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट।
देखो फ्रेंड्स, ये क्या है, एक तरह का ऑफेंस है, पेनल्टी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आप इतनी बड़ी पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, फिर आप उसकी जो है पर्टिकुलर्स है उसको जो है फॉल्स यहाँ पर रजिस्टर करा रहे हैं, तो पेनल्टी तो बनती है। तो कोई भी पर्सन अगर फॉल्स मटेरियल पर्टिकुलर देता है और जानबूझकर देता है, उसे पता है कि ये फॉल्स है, या फिर जो मटेरियल फैक्ट है जानबूझकर उनको मेंशन नहीं कराता, उनको रजिस्टर नहीं कराता, तो वहां पर उस पर्सन के लिए, जो भी ऐसा करता है उस पर्सन के लिए 2 साल तक की सजा यहाँ पर दे रखा है, 2 साल तक की जेल प्लस 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना लगेगा। सेक्शन 37 में 38 में कह रहा है पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। 38 में किसकी पावर दे रखी है, रजिस्ट्रार। इसकी क्या पावर है, रजिस्ट्रार की पावर है, किस चीज की पावर है, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन की। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो हमारी पार्टनरशिप में, कंपनी में जो कुछ भी होता है, सबसे पहले हम इंटीमेट किसको करते हैं, रजिस्ट्रार को। फिर भी रजिस्ट्रार के पास जो जो हमारी डिटेल गई हुई है, जो डॉक्यूमेंट हमारे सबमिट है, अगर रजिस्ट्रार को भी कहीं पे डाउट आता है तो उसके पास पूरी पावर है इस लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के तहत कि वो जब चाहे किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकता है। जो इंफॉर्मेशन जो उसको लगता है जरूरी है, किसी क्वेश्चन का आंसर अगर लगता है उसको जरूरी है, किसी भी पार्टनर से वो क्वेश्चनिंग कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये दे रखा है। और अगर मान लो रजिस्ट्रार ने क्वेश्चन आंसर भी किए और मान लो पूछताछ भी की, लेकिन कोई ऐसा पर्सन है जिससे और पूछताछ करनी है, वो रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, तो रजिस्ट्रार के पास पावर है सेक्शन यहाँ पर 38 के अंदर, रजिस्ट्रार उस पर्सन को सम्मन भी कर सकता है पेश होने के लिए कि पेश होइए, अपीयर होइए, और जो भी उसके जो जिस पे जो है डाउट है रजिस्ट्रार को, उन क्वेश्चन के आंसर देगा। लेकिन अगर उस पर्सन का लॉफुल एक्सक्यूज है कि वो क्यों नहीं आ पाया, तो वहां पर जो है उसको एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा। अगर उसने लॉफुल एक्सक्यूज नहीं दिया कि वो क्यों नहीं अपीयर हो पाया, तो वहां पर उस पर जो है 2000 रुपीज से लेकर 25,000 तक का जुर्माना। रजिस्ट्रार ने क्या किया, सम्मन किया, फिर भी डजंट अपीयर, फिर भी पर्सन यहाँ पर अपीयर नहीं हुआ, तो सजा से तो बचेगा नहीं। 2000 रुपीज से लेकर 25,000 तक की यहाँ पर पेनल्टी का प्रोविजन है 38 में। 39 में दे रखा है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। फ्रेंड ध्यान से समझिए, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस ये जो टर्म है, ये टर्म हमारी सीआरपीसी से आई है। सीआरपीसी में क्या दे रखा है कि कोई भी, अब ऑफेंस होता कहाँ है, आईपीसी में होता है, लेकिन उस ऑफेंस का नेचर क्या है वो कौन बताता है, हमें सीआरपीसी बताता है। तो कंपाउंडिंग ऑफेंस का मतलब होता है ऐसे ऑफेंस जिनमें समझौता हो जाता है, जिसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अब ये कॉम्प्रोमाइज या तो प्रोसीडिंग इनिशिएट होने से पहले भी हो सकता है, या प्रोसिक्यूशन शुरू होने के बाद भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है कि जो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है इस एक्ट के अंदर, उससे रिलेटेड सीआरपीसी में प्रोविजन है, कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज, कंपाउंडिंग का मतलब हो गया यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना। कॉम्प्रोमाइज करने की अथॉरिटी दे रखी है आरडी को, जिसको हम रीजनल डायरेक्टर बोलते हैं, जिसको डेलीगेटेड पावर होती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको रीजनल डायरेक्टर बोलते हैं, या फिर इसके ही इक्वल रैंक का कोई भी अदर पर्सन जो है कॉम्प्रोमाइज करा सकता है। कौन से एक्ट में, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर। और यहाँ पर दे रखा है कि मान लो किसमें कंपाउंड, यहाँ पर दे रखा है ऐसा कंपाउंडिंग ऑफेंस मतलब जिसमें समझौता हो जाए और जिसमें सजा ना होके, यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ फाइन का प्रोविजन होता है, सिर्फ फाइन ओनली फाइन का प्रोविजन होता है कंपाउंडिंग ऑफेंस में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसके अंदर ना जाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारे देखिए पॉइंट्स दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको वन लाइनर फॉर्म में सिंपल बता रही हूँ। पहला सब क्लॉज तो इतना कहता है कंपाउंडिंग ऑफेंस को कौन कॉम्प्रोमाइज कराएगा, रीजनल डायरेक्टर कराएगा, या फिर उसके इक्वल रैंक का कोई पर्सन कराएगा। कंपाउंडिंग ऑफेंस का मतलब होता है जिसमें कॉम्प्रोमाइज कराना, समझौता कराना, सजा सिर्फ फाइन की होती है। ठीक है, दूसरा सब क्लॉज कहता है कि मैक्सिमम आप कितनी भी सजा दे सकते हो, एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए कि बंदा कमा तो 50,000 रहा है, आपने 1.5 लाख उस पर पेनल्टी लगा दी, तो एक हद तक आप उसको अनलिमिटेड दे सकते हो, लेकिन जितनी मिनिमम सजा डिसाइड है उतनी तो आपको देनी ही पड़ेगी। तीसरी बात यहाँ पर कह रहा है, जो भी एप्लीकेशन लगेगी कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के लिए, सबसे पहले कहाँ लगेगी, रजिस्ट्रार के पास लगेगी। रजिस्ट्रार फिर क्या करेगा, उस पर कमेंट देगा, अपनी प्रतिक्रिया देगा कि उसको क्या लगता है, इस ऑफेंस में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है या नहीं। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर वो आगे किसके पास भेजेगा, रीजनल डायरेक्टर के पास भेजेगा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। ठीक है, और चौथे पॉइंट में यहाँ पर दे रखा है कि जो ये कॉम्प्रोमाइज होगा
जैसे ही यहाँ पर इंटीमेशन जाएगी रजिस्ट्रार के पास, तो 7 दिन के अंदर अंदर क्या करेगा, रीजनल डायरेक्टर उस पर कॉम्प्रोमाइज कंपाउंड कर देगा उस ऑफेंस को, यानी। और ये कंपाउंडिंग जो है मैंने आपको बताया, प्रोसिक्यूशन यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले भी किया जा सकता है और बाद में भी किया जा सकता है। अगर पहले ही कर दिया जाएगा तो प्रोसिक्यूशन स्टार्ट ही नहीं होगा, और अगर बाद में किया जाएगा तो उस पर्सन को उस लाइबिलिटी से क्या कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात? बहुत बड़ा दे रखा था, वन लाइनर में यही सिंपल है। और ध्यान रखिएगा, एक बार अगर किसी पर्सन ने कंपाउंडिंग ऑफेंस किया तो उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, और अगर फाइन की पेनल्टी है तो ठीक है, वो फाइन की पेनल्टी भी लग जाएगी और कंपाउंड भी हो जाएगा ऑफेंस। लेकिन अगर पर्सन सब्सिक्वेंट सेकंड टाइम फिर से वही ऑफेंस करता है तो वहां पर जो भी उसके फाइन का प्रोविजन है जितना है, उस फाइन का 2 गुना उसको फाइन जो है पे करना पड़ेगा। समझ में आ गई? ये था सेक्शन हमारा 39। अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है दैट इज आ रहा है 42 और 40। यहाँ पर देखिए 42 आ रहा है। अब यहाँ पर 42 में दे रखा है असाइनमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ पार्टनरशिप राइट। अब देखिए, क्या आप पार्टनर है किसी भी फर्म के, क्या अपने पार्टनरशिप राइट को आप ट्रांसफर कर सकते हो? यस कर सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पर दे रखा है कि राइट ऑफ पार्टनर टू ए शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, आप उसको किसी एग्रीमेंट के अनुसार उसको ट्रांसफर कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है कि भले ही आपने अपने राइट यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए, लेकिन अगर पार्टनर जो है, ये यहां पर दे रखा है कि उसके बाद जो है उसको ट्रांसफर करने के बाद कोई भी पार्टनर खुद से ये नहीं कह सकता कि अब वो क्या हो गया, डिस एसोसिएशन ऑफ द पार्टनर और डिसोल्यूशन पार्टनरशिप एंड वाइंडिंग अप द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर सेक्शन 42 कहता है अगर आपने प्रॉफिट और शेयर, जो आपका राइट है किसी फर्म के अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर आपका जो राइट है प्रॉफिट एंड शेयर का, आपने वो किसी को ट्रांसफर कर दिया, इतना तो है ठीक, लेकिन ट्रांसफर करने के बाद आप खुद से उस पार्टनरशिप से अलग नहीं कर सकते। ना ही आप ये कह सकते हो कि अब वो फर्म वाइंड अप होगी, ना ही आप ये ऐसा कह सकते हो कि पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, ना ही आप ये कह सकते हो कि अब आप डिस एसोसिएट हो गए, यानी उसमें अब आप सहभागी नहीं रहे। आपने अभी जस्ट अपने जो है राइट्स को ट्रांसफर किया है, लेकिन उसकी जगह पे दूसरा पार्टनर कौन है, उसका नाम अभी रजिस्टर नहीं हुआ है रजिस्ट्रार के पास, तो तब तक आप नहीं करोगे। और तीसरी बात यहाँ पर क्या रखा है कि भले ही एक होता है ट्रांसफर, जिसने जो है अपने राइट ट्रांसफर किए उसको ट्रांसफरर बोलेंगे, और जिसके पास गए वो ट्रांसफरी। जब तक ट्रांसफरी का नाम भी रजिस्टर नहीं होगा रजिस्ट्रार के पास फर्म के अंदर, तब तक वो जो है फर्म की किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42। अब आ जाइए यहाँ पर, देखिए सेक्शन यहाँ पर दे रखा है 55। ये तीनों सेक्शन का फ्रेंड्स एक ही मतलब है, 55, 56, 57। यहां पर मैंने आपको जो है डेफिनेशन क्लॉज में समझाया था कि कोई भी फर्म है 55 में, या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी है 56 में, या फिर कोई अनलिस्टेड कंपनी है, इसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कहां कन्वर्ट कर सकते हैं, फर्म में कर सकते हैं। किस मैनर में कर सकते हैं फ्रेंड्स, इनसे रिलेटेड शेड्यूल है, शेड्यूल 2, 3 एंड 4, इनको पढ़ लीजिएगा, आपके ये तीनों सेक्शन हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपने इन तीनों सेक्शन के अंदर कन्वर्जन किया, 58 में हमसे पूछा जा रहा है इसका इफेक्ट क्या होगा, यानी इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन मेंशन अंडर सेक्शन 58। तो कह रहा है कि इनका इफेक्ट क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दे रखा है कि अगर रजिस्ट्रार के पास जो भी हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किए कि इन डॉक्यूमेंट के बेस पे हम अपनी फर्म को, पब्लिक प्राइवेट कंपनी को, अनलिस्टेड कंपनी को फर्म में जो है एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर रजिस्ट्रार उन डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई हो जाता है तो रजिस्ट्रार क्या कर देगा, उनको सर्टिफिकेट इशू कर देगा। पहली बात, उसी डेट से, जिस दिन से जो है यहाँ पर उन्होंने एलएलपी को ओन एंड फ्रॉम द डेट, उस सर्टिफिकेट में जिस दिन से मेंशन हो जाएगा उसी दिन से वो फर्म जो है फर्म में कन्वर्ट मानी जाएंगी तीनों कंपनियां। दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है कि एलएलपी 15 दिन के अंदर अंदर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेगी कि ये जो है, ये जो कन्वर्जन हुआ है, इसके ऊपर कंपनीज एक्ट लागू होगा या पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होगा। क्योंकि रजिस्ट्रार का काम क्या है कि क्या ये कन्वर्जन होने के लायक है, उसकी एबिलिटी को, एलिजिबिलिटी को चेक करना, और वो उनको सर्टिफिकेट इशू कर देगी। उस दिन से उनका कन्वर्जन इफेक्ट में आ जाएगा। लेकिन यहां पर जो फर्म है एलएलपी ये इन्फॉर्म करेगी रजिस्ट्रार को कि इसके ऊपर कंपनीज एक्ट 1956, जो अब कंपनीज एक्ट 2013 बन चुका है, वो एप्लीकेबल होगा, या फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यहां पर ये दे रखा है। और अगर हम यहां पर इफेक्ट की बात करें
तो फ्रेंड्स यहाँ पर दे रखा है कि फिर जो होगा देयर शैल बी एलएलपी बाय द नेम, फिर जो उस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में जो नाम होगा उसी नाम से वो क्या बन जाएगी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बन जाएगी। जितनी भी टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स हैं जो भी है होल ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ द फर्म, यानी जिसको हमने कन्वर्ट किया, अगर किसी फर्म को कन्वर्ट किया तो उस फर्म की एसेट्स और लायबिलिटी कन्वर्ट हुई फर्म में या एलएलपी में जो है सब चीजें क्या हो जाएंगी, ट्रांसफर हो जाएंगी। ये होगा इफेक्ट। और कह रहा है द फर्म एंड कंपनी एज द केस में भी शैल डीम टू बी, जो पहले वाली कंपनी थी जो कन्वर्ट हुई है दूसरी में, पहले वाली क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी या फिर रिमूव हो जाएगी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से। समझ में आ गया। 59 में यहाँ पर दे रखा है फॉरेन एलएलपी। बहुत अच्छे से आपको पता है जो पार्टनरशिप फर्म जो है बाहर आउटसाइड इंडिया फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एलएलपी बोलते हैं। और इसके लिए सारे रूल सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है। समझ में आ गई इतनी बात। अब आ जाइए यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखिए कौन से सेक्शन में हमने कॉम्प्रोमाइज किया था, यहाँ पर सेक्शन 39 के अंदर हमने कॉम्प्रोमाइज किया था। अब हम फ्रेंड्स सेक्शन 61 से यहाँ पर रीड करने वाले हैं। तो सेक्शन 61 फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किस बारे में बताता है, ध्यान से समझिएगा, लास्ट के सेक्शन है, इसके बाद हमारा ये एक्ट फिनिश होने वाला है। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले कहता है कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, यानी जो हमने 39 में कंपाउंड किया यानी कॉम्प्रोमाइज किया या फिर अरेंजमेंट किया। अब समझिए इसको। पहला सब क्लोज यहाँ पर कहता है कि जहां पर भी कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट इज प्रपोज टू बिटवीन ए लिमिटेड लायबिलिटी या पार्टनरशिप, मतलब यहाँ पर कह रहा है अगर एलएलपी और क्रेडिटर के बीच में कॉम्प्रोमाइज हुआ है या फिर एलएलपी और उसके पार्टनर के बीच में कॉम्प्रोमाइज हुआ है और ट्रिब्यूनल को यहाँ पर ऑन एप्लीकेशन ऑफ द एलएलपी या फिर क्रेडिटर अगर उसको लगता है इन द केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी कि विच इज बीइंग वाउंड अप ऑफ द लिक्विडेटर ऑर्डर एमिटिंग ऑफ क्रेडिटर, कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है एलएलपी या क्रेडिटर के बीच में, एलएलपी या पार्टनर के बीच में, और उन कॉम्प्रोमाइज के बेस पे ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन लगाई गई है कि ये जो फर्म है अब वाउंड अप होने वाली है, तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ऑर्डर देगा कि एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाए और जितने भी क्रेडिटर हैं और पार्टनर हैं उनकी मीटिंग बुलाई जाए। पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है कि जितने भी क्रेडिटर होंगे उनके 3/4 की मेजोरिटी मानी जाएगी, टोटल क्रेडिटर के 3/4% की मेजोरिटी मानी जाएगी। अगर वो एग्री हो जाते हैं तो ट्रिब्यूनल यहाँ पर क्या कर देगा, कॉम्प्रोमाइज करा देगा। इस कगार पर था कि फर्म जो है वाउंड अप होने वाली है, लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया, तो ट्रिब्यूनल को क्या लगा, एक बार मीटिंग बुलाई जाए, अगर कॉम्प्रोमाइज होता होगा तो कॉम्प्रोमाइज कराया जाएगा, और अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाता है और ट्रिब्यूनल यहाँ पर जो है कॉम्प्रोमाइज करा देता है तो जो भी क्रेडिटर है पार्टनर है सभी क्या होंगे, उस ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे बाउंड हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। और यहाँ पर दे रखा है दूसरी बात, कोई भी ऑर्डर अगर सैंक्शनिंग एनी कॉम्प्रोमाइज की, यानी कोई भी कॉम्प्रोमाइज का या अरेंजमेंट का ऑर्डर तब तक नहीं किया जाएगा ट्रिब्यूनल की तरफ से जब तक ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई ना हो जाए कि जो इन्होंने एप्लीकेशन मेरे पास लगाई है वो उसके अंदर जो है सारे ही ट्रू फैक्ट से, मटेरियल फैक्ट से सभी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया गया था, कोई यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उस पार्टनरशिप की, अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाता है तो वहां पर परमिट दे देगा कॉम्प्रोमाइज के लिए। ठीक है, और वो कॉम्प्रोमाइज का ऑर्डर जो होगा ट्रिब्यूनल के जरिए 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा कि ये मैटर था, इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज हो गया है। और अब आगे बारी पेनल्टी की। अगर मान लो जो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया उसका कोई भी कॉन्ट्रावेंट करता है, डिफॉल्ट करता है, तो यहाँ पेनल्टी दे रखी है सब क्लॉज 4 एंड 5 में, यू कैन रीड वेरी इजीली, वही अमाउंट दे रखा है, आप देख लीजिएगा। अब आ जाइए सेक्शन 61 पे, यहाँ पर दे रखा है पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू इन्फोर्स कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। यहाँ पर क्या हुआ, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट हुआ सेक्शन 60 के अंदर, और 61 के अंदर यहाँ पर ट्रिब्यूनल ने क्या किया, यहाँ पर इन्फोर्स कराया, इसको लागू कराया इस ऑर्डर को जो सेक्शन 60 में दिया। तो ट्रिब्यूनल ने जो भी ऑर्डर किया अंडर सेक्शन 60 के अंदर, तो वहां पर ट्रिब्यूनल क्या करेगा, उसको एनफोर्स कराएगा, सुपरवाइज करेगा कि उसका कॉन्ट्रावेंशन तो नहीं हो रहा, उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं, जो भी डायरेक्शन उसने दी थी वो फुलफिल करी जा रही है या नहीं, प्रॉपर वर्किंग हो रही है फर्म में या नहीं। तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि जिस अकॉर्डिंग कॉम्प्रोमाइज किया था उस अकॉर्डिंग जो है सेटिस्फैक्ट्री से वर्क नहीं चल रहा, तो फिर यहाँ पर ट्रिब्यूनल
ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे देगा कि इस फर्म को बंद कर दीजिए, वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देगा अंडर सेक्शन 61 में। 60 में ऑर्डर देगा, कॉम्प्रोमाइज कराएगा, डायरेक्शन देगा, इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज कीजिए और फुलफिल कीजिए। अगर 61 के अंदर पार्टनर, क्रेडिटर या एलएलपी उसको फॉलो नहीं करते तो 61 के अंदर ट्रिब्यूनल जो है वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देगा कि बंद कर दीजिए इस फर्म को। ठीक है, आपके बस का नहीं है इसको चलाना। अब आ जाइए 62 में। 62 टॉकिंग अबाउट प्रोविजन फॉर फैसिलिटेटिंग रिकंस्ट्रक्शन या एमलगेमेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पहले हमने कॉम्प्रोमाइज कराया, दूसरे में बंद कराया, तीसरा सेक्शन हमारा जो 62 आ रहा है, फिर हम क्या कर रहे हैं, उसी फॉर्म को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब क्या होगा, क्रेडिटर, पार्टनर, एलएलपी क्या लगाएंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे। किसके पास लगाएंगे, यहाँ पर ट्रिब्यूनल के पास लगाएंगे कि ये जो हमारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है इसको हम क्या करना चाहते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं या फिर अमलगेमेशन करना चाहते हैं। दो या दो से ज्यादा लिमिटेड लायबिलिटी वाली पार्टनरशिप को हम इकट्ठा करना चाहते हैं। तो दूसरे यहाँ पर सब क्लोज में कोई भी पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग, प्रॉपर्टी या लायबिलिटी जो भी यहाँ पर जिम्मेदारी होगी वो दूसरी लिमिटेड लायबिलिटी जिसको हम अमलगेमेशन कर रहे हैं, जो बाद वाली होगी, लेटर वाली, उसको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। समझ में आ गए। 62 में ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन लगाई जाएगी कि प्लीज सैंक्शन कर दीजिए, हम फिर से अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। दो या दो से ज्यादा लिमिटेड लायबिलिटी वाली पार्टनरशिप को हम अमलगेमेशन करना चाहते हैं। जो भी फॉर्मर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के राइट्स होंगे, एसेट्स होंगी, लायबिलिटी होंगी, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे बाद वाली में। ठीक है, अगर ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी, अगर ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर दिया गया है ट्रांसफरी को, तो वहां पर और वो जो है कंटिन्यू रहता है, अगर कोई भी प्रोसीडिंग भी चलती रहती है तो डिसोल्यूशन का ऑर्डर विदाउट वाइंडिंग अप ऑफ एनी ट्रांसफर लिमिटेड लायबिलिटी डायरेक्ट डिसइंटेंट जो भी जरूरी होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये दे रखा है कि जो भी यहाँ पर ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन लगाई गई कि हम इस वजह से रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाता है तो वो क्या करेगा, फिर से उनको जो है ऑर्डर दे देगा अमलगेमेशन का और सारे राइट्स, लायबिलिटी, एसेट्स प्रीवियस वाली फर्म की ट्रांसफर हो जाएंगे लेटर वाली फर्म को। लेकिन यहाँ पर प्रोविजो दे रखा है कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट अगर इस पर्पज से नहीं हुआ जिस पर्पज की एप्लीकेशन लगाई गई है कि आप रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं या अमलगेमेशन करना चाहते हैं, तो ट्रिब्यूनल वहां पर क्या कर देगा, कॉम्प्रोमाइज का ये ऑर्डर जो है यहाँ पर नहीं देगा और ना ही यहाँ पर कोई भी ऑर्डर डिसोल्यूशन का दिया जाएगा जब तक कि कोई भी ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट ना किया जाए, उस पार्टनरशिप की बुक्स को जो है जांचा परखा ना जाए, जो भी उसके पेपर है उनको जो है ना परखा गया हो तब तक, जब तक उसकी रिपोर्ट ट्रिब्यूनल के पास नहीं जाएगी। ना तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा रिकंस्ट्रक्ट का, ना ही यहाँ पर ऑर्डर देगा वाइंडिंग अप का। पहले लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा, वो सारा हिसाब किताब लगाएगा, इस फर्म के पास कितनी लायबिलिटी, कितनी एसेट्स है, उसके बाद जो है सारी कार्रवाई की जाएगी अकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 62। अब आ जाइए सेक्शन 63 में। 63 में यहाँ पर क्या था, रिकंस्ट्रक्शन आ गया 62 में। अब आ रहा है हमारे पास 63 विच इज टॉकिंग अबाउट वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। देखिए सबसे पहले कह रहा है वाइंडिंग अप या फिर डिसोल्यूशन, ये दो तरह से हो सकता है। एक तो अगर जो पार्टनर है उसकी जो है संख्या रिड्यूस हो जाए, जितने मिनिमम पार्टनर चाहिए उससे वैल्यू जो है मेंबर ऑफ पार्टनर जो है, नंबर ऑफ पार्टनर जो है रिड्यूस हो जाते हैं, 2 से 1 हो जाता है, तो 6 महीने तक तो आप काम चला सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी फर्म को वाइंडिंग अप करना पड़ेगा या डिसोल्यूशन उसका मान लिया जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर पार्टनर है या कोई भी है, यानी ट्रिब्यूनल है, एलएलपी है, ठीक है, ट्रिब्यूनल, एलएलपी ये है, वॉलंटरी भी क्या कर सकते हैं, इसको वाइंडिंग अप कर सकते हैं जब भी इन्हें ठीक लगे। सेक्शन 64 सर्कमस्टेंसेस, किन केसेस में क्या होगा, वाइंडिंग अप होगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर जितने 2 नंबर मेंबर चाहिए, 2 पार्टनर चाहिए, उससे रिड्यूस हो गए, 6 महीने तक तो आप काम चला सकते हो, नहीं कर सकते। या फिर एलएलपी सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट काम कर रही है, तब भी ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा कि इस फर्म को बंद कर दिया जाए। या फिर कोई भी डिफॉल्ट कर रही है रजिस्ट्रार के पास, तो यहाँ पर दे रखा है कि एलएलपी ने अगर डिफॉल्ट किया, देखो यहाँ कंडीशन है कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म है ना अपने 5 साल तक का फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखेगी। अगर एलएलपी नहीं रखती तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे देगा कि बंद कर दीजिए इसको। ठीक है, समझ में आ गया। 65 में दे रखा है रूल कौन बनाएगा, यहाँ पर 65 में दे रखा है वाइंडिंग अप से रिलेटेड जो है रूल कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर रूल बनाएगी वाइंडिंग अप से रिलेटेड। समझ में आ गया। 65 में 66 यहाँ पर बात करता है बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ पार्टनर विद एलएलपी। कह रहा है कि एक पार्टनर मान लो, यहाँ पर दे रखा है बिजनेस ट्रांजैक्शन में कोड कीवर्ड्स लिख रही हूँ, बिजनेस
ट्रांजैक्शन यहाँ पर दे रखा है कि एक पार्टनर क्या करता है, मान लो पार्टनर तो है ही फर्म का और 5 लाख एक्स्ट्रा दे रहा है, कंपनी उसको फर्म को 5 लाख एक्स्ट्रा दे रहा है, क्रेडिट पे दे रहा है, तो वो अमाउंट ऐसे माना जाएगा जैसे उस पार्टनर ने लोन दिया है। तो एक लेंडर के जो भी राइट होते हैं, जो भी ड्यूटीज होती हैं, तो वो डबल पर्सनैलिटी में काम करेगा, एक पार्टनर की पर्सनैलिटी में और दूसरा लेंडर की पर्सनैलिटी में। 65 में जस्ट इतना ही कहा रखा है। 67 में क्या रखा है, एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, कह रहा है कि यहाँ पर ये क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है 2008, इसी के रूल अप्लाई होंगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऑर्डर दे सकती है कि इस पर कंपनीज एक्ट को भी लागू किया जाए। सेक्शन 67 जस्ट इतनी ही बात करता है। फिर अगर उसको लागू करना है उसको क्या करना पड़ेगा, पहले ड्राफ्ट लाना पड़ेगा, ड्राफ्ट को दोनों हाउस में पास कराना पड़ेगा, ये सब पढ़ लीजिएगा। 69 में कह रहा है पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस, यहाँ पर दे रखा है कि अगर मान लो कोई भी डॉक्यूमेंट जो है हमने फाइल करना था रजिस्ट्रार के पास, ठीक है, अब आपको पता है किसी भी डॉक्यूमेंट को आप फाइल करते हैं। 69 में यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए 69 यहाँ पर दे रखा है एडिशनल फीस, इसको समझते हैं। और लास्ट वन यहाँ पर 70 दे रखा है एनहेंस्ड पनिशमेंट, एनहेंस्ड पनिशमेंट। अब देखिए 69 यहाँ पर कह रहा है एडिशनल फीस की बात कर रहा है। फ्रेंड देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी रिटर्न है, हम जब रजिस्ट्रार के पास फाइल करते हैं हमें प्रिस्क्राइब फीस लगानी पड़ती है, लेकिन आपने वो किया ही नहीं। कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपको फाइल करना था रजिस्ट्रार के पास वो आपने किया ही नहीं, तो एक तो जो इस डॉक्यूमेंट की प्रिस्क्राइब फीस थी वो भी देनी पड़ेगी, प्लस आपको एडिशनल फीस भी देनी पड़ेगी, यानी पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। सेक्शन 69 70 टॉकिंग अबाउट एनहेंस्ड पनिशमेंट कहता है कि लिमिटेड लायबिलिटी में कोई भी पर्सन, पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर कोई भी ऑफेंस करता है तो एक बार करता है, तो यहाँ पर दे रखा है, यानी यहाँ पर दे रखा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कोई भी यहाँ पर 3 अथॉरिटी दे रखी है, एलएलपी करती है, पार्टनर करता है, या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर, डीपी डेजिग्नेटेड पार्टनर अगर कोई भी ऑफेंस कमिट करता है तो फाइन की सजा है। लेकिन अगर यही ऑफेंस सेकंड टाइम या सब्सिक्वेंट टाइम फिर से करता है, ऐसे केस में जो भी इसका फाइन है एनहेंस कर दिया जाएगा। एनहेंस मतलब बढ़ा दिया जाएगा, जो भी टोटल फाइन है उसका 2 गुना फाइन क्या लगेगा, इस पे पेनल्टी लग जाएगी। समझ में आ गया? ये था हमारा द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। 2 क्लासेस में हमने इसको कंप्लीट किया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से सुनेंगे तो पक्का समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं नेक्स्ट क्लास हमारी कौन सी होगी। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, आप फेमा एक्ट करना चाहते हैं या इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट करना चाहते हैं, आपके कमेंट के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट क्लास को लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।